नमस्कार, हॉटसॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। बाजार की दशा दिशा हम देखें, लेकिन उससे पहले जो इस समय बिल्कुल ताज़ा बड़ी खबर सामने आ रही है, उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में एफडीआई की शर्तों में ढील दी गई है। ये खबर कैबिनेट की बैठक से सामने निकल करके आ रही है। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। मिनिमम बिल्टअप एरिया की शर्तों से छूट दी गई है, सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है। और प्रोजेक्ट की लागत का 30% हिस्सा अगर अफोर्डिंग हाउसिंग में जाए तो फिर एफडीआई से जुड़ी शर्तें लागू नहीं होंगी। प्रोजेक्ट की मिनिमम बिल्टअप एरिया की शर्तों से छूट दी गई है और इस तरह से कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को एक बड़ी राहत, खासतौर पे एफडीआई आकर्षित करने के लिए इस क्षेत्र में ये कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से मिनिमम बिल्टअप एरिया की सीमा घटाई गई है। सर्विस हाउसिंग के लिए 3 साल का लॉकिंग पीरियड भी खत्म किया गया है और सर्विस हाउसिंग के लिए प्लॉट का जो एक न्यूनतम आकार है, मिनिमम साइज है, उसे घटा दिया गया है। तो एक साथ कई खास घोषणाएं सामने, जिनसे एफडीआई आकर्षित किया जा सके हाउसिंग क्षेत्र में और ख़ास तौर पे अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जा सके, इसके बारे में सरकार की ओर से ये कदम उठाया जा रहा है। ये कैबिनेट का एक अहम फैसला, एक बड़ा फैसला, और इसके चलते जो रियल एस्टेट कंपनियां ख़ास तौर पे हाउसिंग क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनके लिए बाज़ार में एक बड़ी राहत इसकी वजह से हो सकती है। यहाँ पर एक ख़ास उत्साह उन शेयरों में नज़र आ सकता है। ये अगले दिन संभव है। अब जिस तरह से ये सारे फैसले किए गए हैं और अभी हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, एक बार फिर से आपको बता दें कि अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन साफ तौर पे अब ये जो बात कही जा रही है कि 30% अफोर्डेबल हाउसिंग कीजिए और एफडीआई की शर्तें फिर लागू नहीं होंगी, मिनिमम बिल्टअप एरिया की शर्तों पर छूट दी जा रही है और फिर साथ ही प्रोजेक्ट की मिनिमम कैपिटलाइजेशन की शर्त में भी छूट है और जो मिनिमम साइज है प्लॉट का, वहाँ भी कमी की गई है। 3 साल का लॉकिंग पीरियड भी खत्म किया गया है। ज़्यादा जानकारी लेते हैं। नवीन रहेजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं नरेडको के, जो कि रियल एस्टेट कंपनियों की संस्था है, और रहेजा डेवलपर्स के भी चेयरमैन हैं। नवीन जी, जो अभी तक खबरें सामने आ रही हैं, उनके हिसाब से आपको एक साथ कई तरफ से रियायतें मिल रही हैं एफडीआई लाने के लिए। अब 30% अफोर्डेबल हाउसिंग अगर होगी तो फिर निवेश पर एफडीआई की शर्तें जो हैं वो लागू नहीं होंगी। मिनिमम बिल्टअप एरिया की शर्तों पर छूट दी जा रही है। जो एक कैपिटलाइजेशन है उसका भी आकार कम किया जा रहा है, उसमें भी मिनिमम कैपिटलाइजेशन की शर्तों में भी ढील दी जा रही है। तो ये सब बातें जो हैं, क्या अब ये माना जाए कि इतनी सारी ढील के बाद अब कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में एफडीआई गतिविधियां बढ़ जाएंगी? देखिए, ये जो शर्त है 30% कंपोनेंट विल बी 30% कंपोनेंट इज अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग किसी भी प्रोजेक्ट में। तो जो मिनिमम एरिया की कंडीशंस होती हैं 20,000 स्क्वायर मीटर, 50,000 स्क्वायर मीटर की, वो दे विल नॉट बी एप्लीकेबल। ये हमारा बजट प्रोविजन में ही आ गया था जब बजट अनाउंस हुआ था जी। मेरे ख्याल से इसके ऊपर जितना आपने मुझे बताया है और जितना मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा है कि इसमें जो है कैबिनेट ने इसको अप्रूवल जो है, टेक्निकली इसको अप्रूवल दे दिया है कि दिस इज इम्प्लीमेंटेड जी। अब अगर हम देखें कि जब से बजट आया था तब से लेके अब तक हमारे देश में अभी जो रियल एस्टेट है, इट इज रनिंग थ्रू अ बैड फेज बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी क्रंच। लेकिन बजट में आने के बावजूद भी कोई एफडीआई कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन में नहीं आई हैंड होल्डिंग के लिए। देखिए, हमारे कंट्री में अगर तो आगे आपको क्या उम्मीद है कैबिनेट की मंजूरी के बाद? अब आगे क्या स्थिति लग रही है आपको? कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने के बाद अब आगे क्या स्थिति रहेगी? क्या अब कुछ सुधार होगा? तो इंटेंट अच्छा है, वेलकम स्टेप है, पर्पस भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी देश में इन्वेस्टमेंट जो है इस रूट से कोई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं तो क्या अभी एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, जो कारोबारी माहौल है वो ठीक नहीं है, इसलिए अभी आप कुछ भी ढील दे दीजिए, उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये कह रहे हैं आप? या फिर आप कह रहे हैं कि कुछ और भी चीज़ें करनी चाहिए थी सरकार को जो उसने नहीं की हैं? ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो आपको लगता था कि ये भी करते तो अच्छा रहता? हाँ, ये बहुत अच्छा किया है, लेकिन जब तक मेरे ख्याल से अभी कुछ और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है ताकि रियल एस्टेट का इंडस्ट्री का रिवाइवल हो। अभी रियल एस्टेट क्या मांग रहे हैं आप सरकार से? 1-2 साल से वो काफी ज्यादा खराब पोजीशन में चल रहा है।
और भी कुछ चीजें जो है बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत है। ये वेलकम स्टेप है, हम इसको वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी आगे आप और सरकार से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नंबर 1 आप इंटरेस्ट रेट को कम करें, नंबर 1। नंबर 2 डोमेस्टिक फंड भी जो है लोगों को अवेलेबल करवाएं। और एफडीआई जो है, एफडीआई ऑटोमेटिक रूप से जो है आप अलाउ करें किसी भी प्रोजेक्ट में, और किसी भी लिमिट से। आफ्टर ऑल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉक इन पीरियड आप 3 साल लगाते ही हैं, तो 3 साल की लॉक इन पीरियड के साथ एक थोड़ा सा और फ्रीडम से अलाउ कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। जी, लेकिन चलिए, अब यहाँ जो चीज़ें सामने आई हैं अभी तक, ये सब चीज़ें तो बाद में जब सरकार इन चीज़ों पे भी ध्यान देगी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो राहत मिली है उससे क्या आपको लगता है कि कुछ एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, गतिविधियाँ बढ़ेंगी, ग्राहकों के सामने कुछ ज़्यादा विकल्प होंगे या उनकी कीमतें घटेंगी? बढ़ेगी, लेकिन कुछ टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि एक नई चीज़ है, नई गवर्नमेंट आई है, नया उन्होंने हैंड होल्डिंग किया है। इसका मैसेज, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जी, इसका पूरा जो मैसेज है, ये जब तक लोग बाहर के लोग उसको ध्यान से समझ नहीं लेंगे, कॉशियस स्टेप लिए जाते हैं। कोई भी आदमी अगर इंडिया की इकोनॉमी में पैसा लगाएगा तो काफी कॉशियसली समझ के स्टडी करके प्रोजेक्ट्स को स्टडी करेगा, जी, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी को स्टडी करेगा, उसके बाद ही लगाएगा। जी बिल्कुल। तो फिलहाल ये वेलकम स्टेप है। जी जी नवीन जी, एक अच्छा कदम, लेकिन अभी और भी उम्मीदें आपकी सरकार से बची हुई हैं, और फिलहाल सिर्फ इतने से बात नहीं बन रही, ये कह रहे हैं नवीन रहेजा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बाजार की कहानी देखें।